चलो हो गया। चलो गुड मॉर्निंग सबको। और आज हम लोग राष्ट्रपति में जो है तीसरी वीडियो को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लिया, उसकी योग्यता देख ली, उसके वेतन भत्ते परिलब्धियों को देख लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने शपथ और जो है पदावधि महाभियोग की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य हैं। तो राष्ट्रपति जो है विविध प्रकार के कार्य करता है। कुछ की प्रकृति जो है कैसी है, न्यायिक है। कुछ की प्रकृति क्या है, विधायी यानी कानून से संबंधित। कुछ की प्रकृति क्या है, कार्यकारी है। तो जो वो कार्य करता है उस कार्य की प्रकृति के आधार पे राष्ट्रपति की शक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, कई खंडों में बांट सकते हैं। अगर देखें हम तो कौन कौन से कार्य करता है, कुछ कार्य उसके जो है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत बेटा कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। दूसरी चीज़ कुछ जो है उसकी क्या है, विधायी शक्तियां हैं, यानी संसद के संदर्भ में कुछ कार्य करता है वो। कुछ उसकी क्या है, वित्तीय, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा जो है न्यायिक, न्यायिक पे भी बात करेंगे हम लोग। फिर निषेधाधिकार, निषेधाधिकार समझ रहे हो, वीटो पावर है राष्ट्रपति को कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून ना बन जाए। अभी मैं बढ़ाऊंगा, जब भी कोई विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या राज्यसभा व लोकसभा से पास होके किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी सहमति दे देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो वो विधेयक क्या बन जाता, अधिनियम। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जाते ही राष्ट्रपति विधेयक पे क्या कर देगा, सहमति दे देगा। वो उसको क्या कर सकता है, सहमति दे सकता है, सहमति नहीं भी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसा इसलिए कि जल्दबाजी में संसद कोई ऐसा कानून ना बना दे जो क्या हो, जनहित में ना हो, देश हित में ना हो। इसलिए राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर दिया गया, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, निषेधाधिकार शक्ति। कुछ कूटनीतिक शक्तियाँ भी है, लेकिन आज सब सारी शक्तियों पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब आपसे तोड़ के मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लेता है। आप देखते होंगे भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं, अगर किसी देश से हमारे कोई संधि हो रही है, कुछ भी हो रहा है, भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति है, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है, भारत का क्या है, प्रथम नागरिक है। तो भारत के शासन संबंधी जितने भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कार्य। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री, मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी, जब मैं पढ़ाऊंगा प्रधानमंत्री का टॉपिक तो वहाँ होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब ये नहीं है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, बल्कि अपने विवेक से उसे लगता है कि लोकसभा में जिसने सबसे बड़ा क्या है, जो दल है, जिसने सबसे ज़्यादा क्या है प्राप्त किया है, मत प्राप्त किया है, उस दल के व्यक्ति को क्या करता है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और उसके मंत्रियों को नियुक्त करना भी जो है राष्ट्रपति की किसके अंतर्गत आती हैं, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 76, महान्यायवादी। क्या पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसका वेतन कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछेगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आपसे पूछेगा महान्यायवादी का वेतन कौन तय करता है, ऑप्शन होगा संसद, क्योंकि बहुत से पदाधिकारियों के वेतन कौन तय करता है, संसद। इसलिए हमारे दिमाग में कंसेप्ट होता है कि महान्यायवादी का वेतन कौन, और बच्चा तुरंत टिक कर देता संसद, लेकिन गलत। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
उसका वेतन कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। और महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, यानी राष्ट्रपति की कृपा से। तो ये भी एक क्या है? कार्यकारी शक्ति है, किसकी? राष्ट्रपति की। फिर अन्य नियुक्तियों की अगर हम बात करें, आर्टिकल, किस आर्टिकल में? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कोई बताएगा? वेरी गुड। जो भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक होता है, कैग, CAG, जो क्या करता है? जांच करता है सरकार के लेखों की, ऑडिट, संपरीक्षा करता है, जिस काम को मैं करता हूँ, मैं कैग से ही रिलेटेड हूँ। तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति। फिर आप देखते हो भारत में भैया चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? अभी लगाएंगे पिटाई। भारत में चुनाव कराने का दायित्व तो किसका है? इसके लिए भारत में निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है कि नहीं? है कि नहीं? तो उस चुनाव आयोग में कौन होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं कि नहीं? अभी IAS की परीक्षा दोगे तो कौन कंडक्ट कराता है IAS की परीक्षा? खड़ी हो जाओ, हम कुछ अलग चीज़ नहीं पढ़ा रहे। और तो उसका नाम क्या है? नहीं, UPSC ही बता दो, अंग्रेजी चलो UPSC का फुल फॉर्म ही बता दो। हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये तो राज्य का है। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना? यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यानी ये जो नियुक्ति कर रहा है, महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा है, यहाँ यहीं सीख लो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप कर ले कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा एक वित्त आयोग भी है, 280 पढ़ाऊंगा आर्टिकल में आप लोगों को। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी ये जितनी भी नियुक्ति है, एक तो सिंपल वे में पूछ लेगा, आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन पूछ ले कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की किस शक्ति या किस कार्य के अंतर्गत आता है। ये सारी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना? तो कार्यकारी शक्ति में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, भारत सरकार के शासन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी का वेतन, ये सब कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। और ये कार्य भी जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, CAG, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन सब की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के लिए। और ये क्वेश्चन भी आपका SI से लेके पुलिस से लेके हर जगह पूछेगा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, ये टॉपिक भी मैं पढ़ाऊँगा। तो ये भी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना भी, अंतर्राज्यीय परिषद इसलिए बनाई जाती है ताकि केंद्र और राज्य के बीच में जो आपसी किसी बात को लेके मतभेद है उनको क्या किया जाए? सुलझाया जाए। और जब समन्वय की नीति बढ़ेगी, सहयोग की नीति बढ़ेगी, तो बहुत अच्छे से वर्क हो सकता है। पता चल रहा है केंद्र अपना आलाप और क्या है, राज्य अपने आलाप। और वर्तमान समय में ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि अगर केंद्र में और राज्य में एक ही व्यक्ति की सरकार है तो समन्वय बना रहता है, ठीक है ना। अगर केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्यों में किसी और की सरकार है तो हर पार्टी की अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है और उसी को वो आधार बना के लड़ते भी हैं। तो उन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य के बीच में आपसी सहयोग नहीं हो पाता है। राज्य हमेशा आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, हाँ, दोयम दर्जे का। जैसे अभी बीजेपी शासित जो राज्य है, अब योगी जी तो एक भी बार नहीं चिल्लाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और अपने उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है। लेकिन यहीं पर राजस्थान सरकार आरोप लगाती है कि राजस्व से लेकर अन्य मामलों में केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा। दूर देख लो, छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, रोज़ बवाल मचा है, कभी शराब की नीति को लेकर, कभी स्कूल को लेकर। अरे चाहे केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, स्कूल तो बनना चाहिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद की भी स्थापना करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति, जिसका उद्देश्य होता है क्या करना? केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। और अंतर्राज्यीय परिषद को बनाना, स्थापित करना, ये राष्ट्रपति के किसके अंतर्गत आता है? कार्यकारी। फिर इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग, है कि नहीं? इन सब की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये भी राष्ट्रपति की किसके अंतर्गत आती हैं? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। फिर किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसका प्रशासन क्या कर सकता है? अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने प्रशासकों के माध्यम से उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है। तो ये जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यकारी। तो कार्यकारी में एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, नियुक्तियों को आप ध्यान में रखेंगे। पूछेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, महान्यायवादी, इन सब की नियुक्ति जो है कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और उसकी किसके अंतर्गत आती हैं? कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। फिर विधायी शक्ति की अगर हम बात करें, विधायी का काय से बनाइए? विधान से बनाए ना, कानून बनाने से संबंधित। और कानून हमारे यहाँ कौन कैसे बनेगा? उसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। संसद के दोनों सदनों से पास होगा और किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब उस पर अपनी क्या कर देगा? सिग्नेचर कर देगा, सहमति दे देगा, तो क्या बन जाएगा? कानून। मैं इस पर बात करता हूँ। तो विधायी शक्ति में सबसे पहले जो हमारा संसद है, संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना। तो आपसे भी पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा। तो संसद के सत्र को समय समय पर कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाने को कहते हैं आहूत। क्या कहते हैं? आहूत, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब संसद का एक सत्र पूरा हो जाता है तो उसकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। उसको हम कहते हैं सत्र अवसान। क्या कहते हैं? सत्र अवसान। कभी कभी किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो क्या करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, साधारण विधेयक को विशेषकर, लोकसभा राज्यसभा। तो संयुक्त बैठक को भी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और जब संयुक्त बैठक बुलाता है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि संसद के सत्र को बुलाना, संसद का एक सत्र पूरा हो जाए, उसकी समाप्ति की घोषणा, सत्र अवसान की घोषणा, और संयुक्त बैठक को बुलाना, ये सब क्या है? राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं। क्या है ये? विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखते होंगे, अब तो वर्तमान समय में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की उस पर जो है वो कर दिया गया है। अभी अमेंडमेंट पे हम बात करेंगे। लेकिन जो पहले राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था, वर्तमान समय में कला, साहित्य, खेल जगत, है ना, इत्यादि क्षेत्रों से 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये सब क्या है? राष्ट्रपति की एक प्रकार से विधायी शक्तियाँ हैं। क्या है ये? विधायी शक्तियाँ हैं। फिर कोई
संसद के दोनों सत्र हैं, सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई विधेयक यहाँ से पास होगा तो ये पास करके कहाँ भेजेगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा भी कोई विधेयक पास कर देगा तो फिर वो विधेयक जो है किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक पे अपनी सहमति यदि दे देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून। क्या बन जाएगा? कानून, जिसको हम कहते हैं अधिनियम। तो ये कोई विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर रहा है। और कब धारण कर रहा है? जब राष्ट्रपति अपनी उस पर स्वीकृति दे रहा है। क्या दे रहा है? स्वीकृति दे रहा है। तो ये भी क्या है? किसी विधेयक का अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना राष्ट्रपति की सहमति से, ये राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्ति। क्या है? विधायी शक्ति। फिर मान लो कि संसद तो हर समय चलते नहीं रहती है। ये कहा गया कि संसद के दो सदनों का जो बैठक के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यही है ना। लेकिन हमारे यहाँ 3 सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसूनकालीन और शीतकालीन सत्र चलते हैं कि नहीं चलते? लेकिन मान लो संसद नहीं चल रही है और उस समय कोई अविलंब का मामला उत्पन्न हो जाए। कौन सा मामला? अविलंब का मतलब बिना देर किए कानून बनाना अनिवार्य। जब तक संसद आएगी कानून बनेगा तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा ना। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के माध्यम से एक शक्ति दी गई है जिसको कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वो अध्यादेश जो जारी करता है वो भी संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम और कानून की तरह ही होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम इसको देख सकते हैं कि बहुत सी सरकारें इसका क्या करती हैं? दुरुपयोग करती हैं। यानी कि जो विधेयक लोकसभा राज्यसभा में विपक्षियों के विरोध के कारण पास नहीं हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते हैं? पास नहीं हो पाते हैं, तो वर्तमान समय की सरकारें क्या करने लगी हैं? जब सदन का सत्र समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति से कहता है भैया धीरे से अपना मुंह डुला दो, जिसको कहेंगे क्या? अध्यादेश। कुछ दिन के लिए क्या बन जाए? कानून बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अध्यादेश भी एक प्रकार से क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और यह अध्यादेश जारी करने का जो पावर जो दिया गया है राष्ट्रपति को, वो इसलिए दिया गया कि भारत में अविलंब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जिस समय कानून बनाना क्या हो? अनिवार्य हो। उन अपरिहार्य परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने जैसी विधायी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। लेकिन वर्तमान समय में सरकारें इतनी चालाक हैं कि जब देखते हैं कि भैया ठीक है विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा, ये विधेयक पास नहीं होगा, क्या कोई बात नहीं, सत्र समाप्त होगा, बाद में राष्ट्रपति से कहेंगे इस पर आप अध्यादेश दे दो। तो 6 महीने तक तो कानून के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वर्तमान समय में इसकी दुरुपयोगिता भी बढ़ने लगी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संसद के सत्र को बुलाना, सत्र अवसान करना, संयुक्त बैठक को बुलाना, ये सब राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं। कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है उस पर अपनी वो स्वीकृति दे ना दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये सब पढ़ेंगे हम। मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं केवल राष्ट्रपति की पावर की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे काम जो करेगा राष्ट्रपति क्या, वो इसकी एक प्रकार से विधायी शक्तियाँ हैं। क्या हैं? विधायी शक्तियाँ हैं। लोकसभा में जो 2 लोगों को मनोनीत करेगा, राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत करेगा, ये सब राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं। संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कानून बनाना अनिवार्य है, उस समय जो अध्यादेश जारी करेगा 123 के माध्यम से, ये राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्तियाँ। क्या है? विधायी शक्तियाँ। इसी तरीके से न्यायिक शक्ति की बात कर लें। न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये क्या है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? न्यायिक। फिर अगर विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए, कौन सा? विधि का कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सलाह मांग सकता है। इस पर भी 2 कंडीशन होगी, मैं बात करूंगा, इस पर बताऊंगा। तो ये सलाह मांगने का जो पावर दे आर्टिकल 143 है ना। तो जो
राष्ट्रपति जो सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, ये भी उसकी क्या एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। और राष्ट्रपति को ये पावर है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दंड मिला है तो उस दंड को क्या कर सकता है, पूर्णतः समाप्त कर सकता है, दंड के स्वरूप को बदल सकता है, दंड की अवधि को कम कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी माफ़ करने का पावर जो है, शक्ति जो है किसके पास है, राष्ट्रपति को। ये इसकी न्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। क्या है, न्यायिक शक्ति है। इसके अतिरिक्त अगर सैन्य न्यायालय, सेना का अपना न्यायालय होता है, उनके जवान जब अनुशासनहीनता करते हैं या उनके नियमों को तोड़ते हैं तो अमूमन आम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाती है, सैन्य न्यायालय में कार्यवाही की जाती है, जिसको कहा जाता है कोर्ट मार्शल, ठीक है ना। तो सैन्य न्यायालय द्वारा भी अगर कोई दंडित है तो उसे भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से विधिक मामले पर सलाह लेना राष्ट्रपति की क्या एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। किसी व्यक्ति को दंड मिला है, दंड का स्वरूप चाहे मृत्यु दंड हो, चाहे आजीवन कारावास हो, चाहे 6 महीने कठोर कारावास हो, उस दंड को वो माफ़ कर सकता है, दंड के स्वरूप को बदल सकता है। ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। क्या है, न्यायिक शक्ति। इसके अतिरिक्त अगर सैन्य न्यायालय द्वारा भी कोई सैनिक दंडित है तो उसे भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। क्या कर सकता है, माफ़। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सेनापति होता है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते जो है राष्ट्रपति क्या है, युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले जो है संसद की सहमति का होना क्या है, अनिवार्य। तो आज इतनी चीज़ों पे ही चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा, लिखते लिखते तुम लोग थक जाओगे, ठीक है। कल ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और कल जो है लास्ट हम लोग देखेंगे निषेधाधिकार शक्ति, और देखेंगे हम लोग क्या, क्षमादान शक्ति को और तोड़ के हम देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर।